Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. और आज आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्ति कुंता दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीशंस है उसको बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश में आज उन्होंने स्पीच दिए हैं और इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स इकोनॉमिक के संबंध में आया है और जितना हो सकता है मैं उसको हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ जो इसका टारगेट ऑडियंस है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज में बड़े बड़े लीडरशिप पोजीशंस में हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हैं, जो बोर्ड मीटिंग्स में बैठते हैं और जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीशंस करते हैं, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि काफ़ी बार मैंने पिछले साल के आईएएस क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस देखा। प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है और साथ साथ इंटरव्यूज़ में भी जनरली इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और हम बात करते हैं जो भी उन्होंने बात किए हैं, जिसको डीजार्गनाइज करते हैं और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज़ बताऊंगा, काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे विड्रॉयल ऑफ अकोमोडेशन, रिवर्स रिपो रेट्स है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ है, और LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है, लैफ कॉरिडोर है, काफ़ी सारे इस तरह के चीज़ें हैं। परचेस मैनेजर्स इंडेक्स है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है, ऐसा काफ़ी सारे चीज़ उन्होंने बात किए हैं और वो सब के बारे में जितना हो सकता है ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा। और मेरे चैनल में डिटेल्ड वीडियोस डाला हुआ हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का 15 मिनट का वीडियो डाला हूँ और जितना हो सकता है इस वीडियो में एक दो लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में जो टॉपिक्स है उसको कवर करूँगा, जो उन्होंने पॉइंट्स बताया उसको कवर करने में भी पूरा मैं फोकस करूँगा। और बाकी जो डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। साहब शुरू करते ही वो ग्लोबल शॉक्स की बात किए हैं, को काफ़ी सारे शॉक्स है, कोविड से शुरू करके रशिया यूक्रेन वार है, राइजिंग कमोडिटी है, इन्फ्लेशन है, हर प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने बात किए हैं। क्योंकि जो वक्त हम गुजर रहे हैं खुशी का समय नहीं है और डॉलर का अप्रिसिएशन देखिएगा, और दुनिया में जितने भी कंट्रीज है अक्रॉस दी ऑल जोग्राफीज, सबके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत कम हो चुके हैं। और जैसे हमने बात किए हैं, जैसे देखेंगे इवन एजेंसीज लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF है, उन्होंने भी काफ़ी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को बिल्कुल नीचे बताए हैं। और साथ साथ इन्फ्लेशन रिस्क है, इन्फ्लेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन है, ग्लोबलाइजेशन किसको कहता है वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इंटरडिपेंडेंट है मतलब कोई भी कंट्री अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है, सब कंट्रीज के साथ लेन देन ट्रेड चलता रहेगा, एक तरह का बॉर्डरलेस, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और साथ साथ डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसका ऑपोजिट है। सब कहते हैं अपना अपना कंट्री का काम अपना देख रहे हैं, बाहर का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बात की है, दुनिया में हर जगह हो रहा है। और डी ग्लोबलाइजेशन आजकल टैरिफ्स लगा देते हैं, कस्टम्स ड्यूटी
लगा देते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। डी ग्लोबलाइजेशन वो भी हो रहा है जब से 1-2 साल से, और जब से ये पैंडमिक 2020 से शुरू हुआ, ये तरह का फ्रैगमेंटेशन हो रहा है दुनिया में। और साथ साथ इस साल फरवरी में ये रशिया यूक्रेन का वार शुरू किया, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू किया है, क्योंकि हम दुनिया में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई गवर्नर ने भी यही पॉइंट्स कवर किए हैं, और मैं भी वही पॉइंट्स कवर कर रहा हूं जो आरबीआई गवर्नर ने जो किए हैं। और ये तरह का कैपिटल फ्लोज रिट्रेंचमेंट है। मतलब कैपिटल फ्लोज क्या है? मनी गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब देश से बाहर चला गया वो आउटफ्लो है, अंदर आ गया तो वो इनफ्लो है। तो मैं मेन पॉइंट्स जो आरबीआई गवर्नर ने बताया वो मैं आपको समझाऊंगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है वो सब मैं अर्थ बताऊंगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर बोलते हुए जाएंगे भाई ये एक तरह का एजुकेटिव वीडियो है, कहीं भूल चूक इधर उधर हो सकता है। आपको एग्जैक्ट डेटा देखना है तो आरबीआई वेबसाइट देखिएगा। और ये जो वीडियो है ये एक प्रोफेसर के नाते कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो तो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बता के वो आगे बढ़ेंगे, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज़ है वो सब। तो आपको मेन चीज़ देखना है, और जितना भी हो सकता है फिगर्स हो या एक्सप्लेनेशन हो, जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। जैसे कोई भी टीचर प्रोफेसर का यही काम होता है। नाउ रिट्रेंचमेंट ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं, मनी गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब ये सब चीज की वजह से आप देखेंगे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है, ग्लोबल लेवल में हो रहा है। और ये सब चीज किसको अफेक्ट किया है? इमर्जिंग मार्केट्स को, जिसको कहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स। उसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। इंडिया में नहीं, दुनिया में भी बिग इमर्जिंग मार्केट्स है और छोटा मोटा इमर्जिंग मार्केट्स है। जनरली बिग इमर्जिंग मार्केट्स जब भी बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में बताने की कोशिश करूंगा। आपका अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। चलिए सुन के छोड़ दीजिए अब, मगर जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक बार सुन लेना, और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये सब कंट्रीज भी डालिएगा, इंटरव्यूज में पूछा जाए ये सब कंट्रीज आप बताएंगे तो थोड़ा सा वेटेज मिलता है। ये सब कंट्रीज जो है अंदर के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जैसे इन्फ्लेशन है उससे वो गुजर रहे हैं, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जैसे बाहर रशिया यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा होने से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहा है। चाहे आपका स्टील है, एल्युमिनियम है, गैस प्राइसेस, क्रूड ऑयल, रोडियम, पैलेडियम, बाहर का भी प्रॉब्लम्स है। सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ यही प्रॉब्लम चल रहा है, और साथ साथ इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, और ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल टाइटनिंग हो रहा है। भाई ये टाइटनिंग क्या चीज होता है? टाइटनिंग वो है जब भी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे वो टाइटनिंग है, और जब भी इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। ये सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो 15 आधा घंटे की वीडियोस में डाला हूँ, वो सब देखिएगा। क्योंकि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों जो है साथ साथ चलता है। ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, ये दोनों है, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये किया तो इसमें प्रॉब्लम है, ये करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम है। बड़ा बैलेंस्ड तरीके से करना, जैसे एक्रोबेट नहीं होता है, रोप पे चलता है बंदा, बैलेंस करके चलना है। तो ये सब ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल टाइटनिंग होने से जो भी इमर्जिंग मार्केट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं हर जगह पे प्रॉब्लम चल रहा है। और टाइटनिंग कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस का तो बात कर ही चुके हैं, साथ साथ कैपिटल आउटफ्लोज है, करेंसी डिप्रिसिएशन, और उसके साथ साथ हर एक कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जो डॉलर पे रखते हैं वो भी कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और करेंसी डिप्रिसिएशन, क्योंकि दुनिया में जितने भी करेंसीज है वो डॉलर की हिसाब से मेजर किया जाता है, जिसको कहते हैं डॉलर इंडेक्स कहते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या है?
और उसको इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या क्या संबंध है उसके साथ बात करेंगे, और उसके साथ साथ माउंटिंग डेट्स है, जैसे श्रीलंका का तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ग्रीस का तो हमने देख लिया है 3-4 साल पहले। बहुत सारे कंट्रीज इस लाइन में पेपर में नहीं आया, वही दिक्कत है। और साथ साथ शॉर्टेजेस है, एनर्जी का प्रॉब्लम है। रशिया तो अपने गैस यूरोप को सप्लाई करने से स्टॉप कर चुके हैं और बड़ी प्रॉब्लम के साथ हम गुजर रहे हैं। बस साथ साथ कुछ खबर भी हो रहा है, और इंडिया में क्या हो रहा है वो भी तो देखेंगे भाई। दुनिया में तो प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी में तो इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, मगर इंडिया में ये सब प्रॉब्लम्स को बड़ी अच्छी तरीके से संभाला है। अब देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स जो है बड़ी जल्दी रिकवर हो गए हैं, मतलब 100% रिकवर नहीं हुए हैं, मगर काफी हद तक हमने रिकवर हो चुके हैं। इंटरेस्ट रेट्स करेक्शन ठीक ठाक टाइम पे सही तरीके से हुआ है। आरबीआई ने काफी सारे इंटरवेंशंस, नॉट जस्ट आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफी सारे इंटरवेंशंस है, और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है जिसको कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो बाहर से आके मनी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। वो लोग $13 बिलियन लेके भागे हैं भाई। इतना डॉलर्स स्टॉक मार्केट का वीडियो में डालता रहता हूँ भाई। 8,700 तक जो निफ्टी है नीचे गिर गिर के 15,200 तक पहुंच गया था 2 महीने पहले, और पैसा निकालते गए हैं और हमने काफी शक्ति के साथ वापस आया है। और आज की डेट में 17,500 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, और पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को संभाला है भाई। अगर यही चीज अगर 15 साल होता तो पूरा दिवाला हो जाता भाई। अगर उस टाइम अगर एफपीआई इतने पैसा लेके चले जाते, मुझे तो लगता है 8,000 तक निफ्टी पहुंच जाता भाई। चलो, जहां तक ये आउटफ्लोज की हम बात किए हैं, ये सब होने के अलावा, वो सब होने के बाद भी हमारे इंडियन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग रहे हैं, और इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन 22-23 है भाई। और आज की डेट में जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बिल्कुल जो है कम हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता रहा है, रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआईज बढ़ता जा रहा है, मगर थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट्स है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं। जब टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मान लीजिए आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, वो डेफिसिट हो जाता है। काफी सारे मैक्रो इकोनॉमिक थियरीज है, आपको जिसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है वो बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं सीएडी के बारे में। मगर थोड़ा सा आज की डेट में प्रॉब्लम है, काफी सारे कारण हैं। क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब भी बजट बनाते हैं तो उन्होंने किया है $60 $70 के हिसाब से उन्होंने किया है, मगर किसको पता था कि ये $60 पर बैरल वाला ऑयल 130 तक पहुंच गया। घर में भी बजट बनता है भाई, डैडी का सैलरी है, उस सैलरी में इतना ईएमआई में चला गया है, इतना कोई शादी में जा रहे हैं, कोई गिफ्ट देना है, बच्चे एजुकेशन है, ये एकदम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गया तो प्रॉब्लम हो जाता। सेम चीज इकोनॉमी में भी होता है, तो सेम मैनर में करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ गया था, बड़ी तरीके से संभाला है हमने। हमारे पास काफी सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, $600 है, रुपी वॉलेटिलिटी को भी कम करने की कोशिश किया है, और काफी सारे मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है ये सीएडी को संभालने के लिए है। भाई
करंट अकाउंट डेफिसिट जनरली 2-2.5% के नीचे ही होता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा जीडीपी के हिसाब से मेजर किया होता है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा पहुंच गया, 5% तक पहुंच गया। मगर कोई बात नहीं, 1-2 महीने की बात कर रहे हैं, मगर आने वाले टाइम पे सब कुछ संभाला जाएगा। ठीक है जी, ये भी अपने स्पीच में थोड़ा सा इसके बारे में वो बात किए हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, कुछ बोलने की मैं कोशिश करूँगा। बड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, रेशियोस है, जैसे एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, मतलब कितना डेप्ट है, कर्जा है, वो जीडीपी के साथ क्या रेशियो है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और एक नेट इंटरनेशनल पोजीशनिंग टू जीडीपी रेशियो, वो भी इम्प्रूव हुआ है। तीसरा है डेट सर्विस रेशियो है, वो भी काफ़ी सारे रेसिलियंस दिखाया है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन स्पाइट ऑफ स्पाइक इन क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। कुछ फिगर्स भी आरबीआई गवर्नर ने दिया, वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी तो आप वेबसाइट में देख लीजिएगा। जनरल लोगों के लिए ठीक है, पर जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उस पर डिटेल्ड वीडियो डालूंगा, डाटा भी दे दूंगा, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जबकि मैं जब भी इस तरह की वीडियोस रिलीज करूंगा आपके पास आ जाएगा। मतलब एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, वो 21% से 19% तक पहुंच गया है। और नेट इंटरनेशनल पोजीशन जिसको कहते हैं रेशियो टू जीडीपी, उस पे मेनली एक चीज मेजर किया जाता है जिसको कहते हैं नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस अब्रॉड, वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है जी, 30% तक इम्प्रूव हुआ है। 11% से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट 2% तो काफ़ी मान्य रखता है। और उसके साथ साथ डेट सर्विस रेशियो, मतलब कितना हद तक हम एग्जिस्टिंग डेट्स को हम क्लियर कर पा रहे हैं, वो 8% से 5% तक नीचे आ गया है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर है वेल कैपिटलाइज्ड है भाई, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेशियोस देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 के ऊपर चला गया है। और जब भी बात करेंगे एक नेट फॉरवर्ड एसेट्स भी हम बात करते हैं, ये सब चीजें हैं, काफी ग्लोबल अनसर्टनिटीज है। जब भी रुपये का अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, एज अ हेड हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे फैमिलीज में भी इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आ गया है, तो घर में ज्वेल्स रखते हैं, किस लिए गोल्ड है, क्योंकि ऐसे टाइम पे गोल्ड वर्क्स एज अ हेड, क्योंकि उस जमाने में लेडीज गोल्ड बचा के रखते थे ऐसे टाइम के लिए। तो आज की डेट में फॉरेक्स है $600 बिलियन भाई। ये खबर डाटा करता हूं, जब 1991 में जो लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, हमारे पास $1 बिलियन था भाई, $1 बिलियन है। जब 1 बिलियन, आज की डेट में 600 बिलियन में गोल्ड माइन में बैठे हुए हैं भाई। और हमारे इकोनॉमी काफी स्ट्रांग एंड रेसिलिएंट है। और ये सब बैकग्राउंड में कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज का डिसीजन हुआ है। क्या क्या हुआ है, रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, LAF है, SDF है, MSF है, काफी सारे PMI इंडिकेटर्स का भी बात किए हैं, और काफी सारे चीजों की बात उन्होंने किया है। फॉरेन एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, स्टैंड अलोन मनी ऑपरेटर्स क्या हो रहा है, कॉल मनी मार्केट में क्या हो रहा है, रिपो रेट्स, वेरिएबल रिपो रेट्स, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो जी, ये मीटिंग है, MPC मीटिंग है, जैसे यूएस में भी होता है FOMC, समथिंग सिमिलर टू दैट वाला मीटिंग है। उन्होंने रिपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट, ध्यान रखिएगा 50 बेसिस पॉइंट्स, तो आज की डेट में हो गया है 5.4%। सब लोग कहते हैं रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, भाई मतलब क्या है? मैं एक बंदे से पूछा, भाई रिपो रेट का मतलब क्या है बताओ। वो कह रहा था कुछ इंटरेस्ट रेट है। भाई थोड़ा सा समझ लेना, इसका फुल फॉर्म है, काफी लोगों को मालूम नहीं है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स MA वगैरह किया उनको तो पता है। रिपो रेट का मतलब है रीपर्चेस एग्रीमेंट है, एक तरह का शॉर्ट टर्म कोलैटरल बैक्ड बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब RBI जिस रेट से अदर कमर्शियल बैंक्स को जो पैसा लेंड करते हैं,
उसको बोलते हैं रिपो रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिवर्स रिपो क्या है? जो बाकी बैंक्स हैं अपने पैसा को, एक्सेस पैसा को आरबीआई में पार करते हैं, उसको कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। चलिए जी, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ है एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। रिपो रेट कितना है? 5.4% हो चुका है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है एडजस्टेड टू 5.1। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट है, उसको भी करके 5.6 के आसपास कर दिए। चलो जी, ये सब तो थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड्स है, इस चक्कर में आप मत पढ़ना। बट फिर भी थोड़ा सा, जब रिजर्व बैंक गवर्नर ने एसडीएफ के बारे में बात किया है, एमएसएफ के बारे में बात किया है, एलएएफ कॉरिडोर, एलएएफ का मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये सब के बारे में जो बात की है, मैं जितना हो सकता है उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एसडीएफ का मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। ये आरबीआई ने एक न्यू टूल जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में है उसको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। मतलब सोचेंगे ऑब्जर्व करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देखेंगे यूएस में डिकेडल मतलब 40 साल में जो इन्फ्लेशन नहीं देखा। यूएस में 4-5% इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज्यादा, हमारा तो 8% 7%, दैट टू सीपीआई इन्फ्लेशन है। और आप होलसेल प्राइस इंडेक्शन देखेंगे वो 15% के ऊपर चला गया, लोगों को पता नहीं है। और मेरे एकेडमी का वेबसाइट में ये सब चीजें मैं डाला हुआ हूँ और ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। चलो जी, ये किस लिए एब्जॉर्प्शन, ये सब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एसटीएफ फैसिलिटी है, एक तरह का न्यू टूल है। आप अप्रैल में देखेंगे 8.5 लाख करोड़, कितना दोबारा बता रहा हूं, 8.5 लाख करोड़ मार्केट में था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आरबीआई ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया तब रिवर्स रिपो रेट था 3.35% था। तो एक तरह का इसको एडिशनल टूल माना जाता था फॉर लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन के लिए। अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। एक सेक्शन है इंपॉर्टेंट है, 71 सेक्शन है, आरबीआई को एम्पावर करते हैं विदाउट एनी कोलैटरल, वो कर सकते हैं बट ओनली फॉर ओवरनाइट। एसटीएफ की बात कर रहे हैं। आप सोचोगे बाकी का कैसे हो रहा, बाकी सब तो विद कोलैटरल है, दैट इज व्हाई रिपो रेट कहते हैं, जिसका मतलब है रीपर्चेस एग्रीमेंट है। बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल्स है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई पे गिरवी रखते हैं और पैसा लेते हैं अलॉन्ग विद रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि जब भी बैंक्स की जरूरत पड़ता है वो आरबीआई से वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आरबीआई रख लिया, बैंक्स किसी भी टाइम उसको वापस ले सकता है, जिसको कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं। मगर ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो सिर्फ ओवरनाइट के लिए होता है। चलिए जी, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो जैसे एसडीएफ है वो रिपो रेट का इक्विवेलेंट है, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो रिवर्स रिपो रेट की तरह काम करता है। और जनरली रिवर्स रिपो रेट बैंक्स को देते हैं, और ये एसडीएफ और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज शेड्यूल्ड बैंक्स को देते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। तो जनरली बैंक्स के पास बिल्कुल प्रॉब्लम में आ गया, लिक्विडिटी इश्यू में आता, तब ये अप्रोच करते हैं एसडीएफ फैसिलिटी के लिए। बट जनरली एसडीएफ एमएसएफ इंटरेस्ट रेट इनका थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक्स के पास भी थोड़ा सा एक तरह का लिक्विडिटी कुशन मिल जाता है, थोड़ा रेट तो ज्यादा है। भाई अभी एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विथड्रॉयल ऑफ अकोमोडेशन। भाई उसका अर्थ क्या है? अकोमोडेशन तो हम भैया अकोमोडेशन जिस घर में हम रहते हैं, बट ये विथड्रॉयल ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या चीज है इकोनॉमिक्स में? विथड्रॉयल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है मार्केट में जो पैसा है उसको वापस लेना। किस लिए है? इन्फ्लेशन को
कंट्रोल में रखने के लिए, और साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ ग्रोथ को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है भाई। ये सब जो है अपने एमपीसी जो मार्जिनल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये सबको माइंड में रखते हुए ये सब रिपो रेट्स, रिवर्स रिपोर्ट्स का टिंकरिंग करते हैं भाई। ये चीज ध्यान रखना, ये जो दुनिया भर जो प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लेशन पूरा दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, और इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी हमारे इकोनॉमी काफी रेसिलिएंट है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा था अप्रैल में, मगर वो थोड़ा सा टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट नीचे आ गया है, और बिल्कुल काफी हद तक जो है ब्रॉड बेस्ड है जी, ब्रॉड बेस्ड। और दुनिया में जो फाइनेंशियल मार्केट में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसका इम्पैक्ट तो इंडियन इकोनॉमी में रहेगा ही। इसलिए विथड्रॉयल अकोमोडेशन भी जरूरी है, मगर एक झटके में नहीं करेंगे, मगर धीरे 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 एक कैलिब्रेटेड मेथड से इसको करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है, और साथ साथ इसका जो सेकेंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस है उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबको माइंड में रखते हुए रिपो रेट को इंक्रीज किया है, और थोड़ा सा ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है। तो इसलिए ये अकोमोडेशन विड्रॉयल ऑफ अकोमोडेशन को धीरे 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 हम करेंगे। ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है। डिमांड साइड में देखिए भाई, इकोनॉमी में हो क्या रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक का, सेल ऑफ कार्ड्स, आज की डेट में कार्ड्स में 6-6, 10-10 महीने की वेटिंग चल रहा है यार, टिकट मिल नहीं रहा है किसी को। इसका मतलब है लोगों के पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है, और बाकी सारे इंडिकेटर्स है जिसको हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं। भाई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के बारे में आधा घंटे का वीडियो में डाला हूँ, पूरा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मगर ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें 3 कैटेगरी है, एक इंडस्ट्री है, एक सर्विसेज है, और एक मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस मैं समझा दूंगा इसमें क्या क्या है। भाई इंडस्ट्री में जैसे कार कितने सेल हो रहे हैं, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, नॉन ऑयल ध्यान रखना जी, और कितना नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स होता है। दूसरा है सर्विसेज है, एयर कार्गो क्या है, पोर्ट कार्गो क्या है, और मिसलेनियस में जॉब्स का क्या सीन है, नॉन फूड क्रेडिट क्या हो रहा है, M3 क्या है। भाई M3 एक ब्रॉड बेस्ड मनी होता है, M1 M2 M3 ये सब इकोनॉमेट्रिक्स का सब्जेक्ट है, उसका भी वीडियो डाला है। सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द सिस्टम, मिल्टन फ्रेडमैन, 50 लोग हैं, ये सब में इकोनॉमिस्ट है, वो सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, वो देख लीजिएगा। इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। दूसरा है रूरल डिमांड, उसके बारे में भी काफी चर्चा किया है, वो भी कुछ तरह का मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। जैसे 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर सेल तो इंक्रीज हो रहा है, मगर ट्रैक्टर्स डिक्रीज हो रहा है। उसका भी कारण उन्होंने बताया है, क्योंकि ट्रैक्टर्स का लो बेस है, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही ज्यादा बेस दिए थे ट्रैक्टर। और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आप देखेंगे ठीक हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स डबल डिजिट ग्रोथ में हो रहा है। इंपोर्ट्स भी काफी इंप्रूव हुआ है, और साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, भाई साथ साथ ये भी देखो भाई और क्या हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट है PMI, जिसको कहते हैं परचेस मैनेजर्स इंडेक्स है, जो आज की डेट में इकोनॉमी ट्रेंड्स जो मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है उसका डायरेक्शन को मेजर करता है। मतलब हर एक महीने एक सर्वे होता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजर्स है, परचेस मैनेजर्स है, अक्रॉस 19 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनसे इंटरव्यू करते हैं भाई, सर्वे करते हैं, बताओ जी आपको क्या लगता है। और उसमें अपस्ट्रीम एक्टिविटी है, डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज है, सबका अलग वीडियो। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, ऊपर से क्या क्या मटेरियल इनपुट्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन, डाउनस्ट्रीम में मैन्युफैक्चरिंग ओके, पैकेजिंग कैसे हो रहा है, मार्केटिंग कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। वो सब बड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग कह रहे हैं। और कैपेसिटी एक्सपेंशन है भाई, कैपेसिटी एक्सपेंशन, यही तो बात होती है भाई। देश में हो क्या रहा है,
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे जिसका लॉन्ग रन एवरेज उससे भी बड़ा हो गया है लॉन्ग रन एवरेज से। और आरबीआई का सर्वे में ये कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 76% है और लॉन्ग टर्म एवरेज है 73% है। बैंक क्रेडिट भी काफी ग्रो हो चुका, मतलब 14% ईयर ऑन ईयर पे ग्रो हो चुका है, और पहले तो सिर्फ 5% था, बट अभी जो है 5% से 14% तक क्रेडिट ग्रोथ है। और साथ साथ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आप देखेंगे वो बहुत बढ़िया आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स अब बहुत बढ़िया आया है और वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर जब ये कोविड से हम। चलो जी, एसटीएफ के बारे में भी हमने बात किया है, उसका भी थोड़ा सा 5.1, एमएसएफ को 5.65, और चलो जी ये सब चलो आगे देखेंगे। इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजें हैं। साउथ वेस्ट मानसून, खारिफ सोइंग, खारिफ क्रॉप है, ये सब रूरल मार्केट में हो रहा है। अर्बन मार्केट में देखेंगे जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है, कस्टमर ऑप्टिमिज्म है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का तो हमने बात कर ही चुका है। गवर्नमेंट का कैपेक्स पुश चल रहा है और एक्सपेंशन इन क्रेडिट है, क्रेडिट ग्रोथ है, ये सब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़िया तरीके से पुश करेगा। और स्टॉक मार्केट में तो डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट एट द सेम टाइम भाई कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, कुछ हेडविंड्स तो है। वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स कहते हैं। प्रोट्रैक्टेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, फाइनेंशियल मार्केट्स में वोलेटिलिटी हो रहा है, टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस है, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स है, और साथ साथ ये सब हेडविंड्स को भी माइंड में रखना बहुत जरूरी है। और साथ साथ अभी चाइना ताइवान का भी चल रहा, और यूएस में तो टीवी खोलेंगे डेली बेसिस पे रो रहे हैं रिसेशन है। ये सबको मन में रखते हुए आने वाले टाइम पे जीडीपी प्रोजेक्शंस को क्या रखें, ये सबको माइंड में रखते हुए उन्होंने 7.2% है ओवरऑल ईयर का किए हैं। और क्वार्टर वाइज जैसे क्वार्टर 1 में 6.2 है, क्वार्टर 3 में 4 है, 4.2 है, और साथ साथ काफी रिस्क्स को बैलेंस करते हुए, मतलब रिस्क्स को बैलेंस करने का मतलब है क्रूड ऑयल बढ़ सकता है, कभी भी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये सब को माइंड में रखते हुए ये सब किया है। और अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर में 6.7 है, खुश हो जाओ 6.7। बट आपके माइंड में आएगा जब क्वार्टर 4 में 4% इतना बढ़ के कैसे 6.7 हो सकता है क्वार्टर 1 अगले साल। बढ़िया तरीके से गवर्नर साहब ने एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं Q3 एंड Q4 इसलिए डाउन हुआ बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, क्योंकि इस साल का जो Q3 एंड Q4 है वो अगले साल को इम्पैक्ट करेगा ना, तो उस चीज से थोड़ा सा बेस इफेक्ट है भाई, बेस इफेक्ट को ध्यान रखना। तो इन्फ्लेशन के बारे में आप देखेंगे जून 6th कंसेक्यूटिव मंथ हेडलाइन इन्फ्लेशन टॉलरेंस के लिमिट के ऊपर है। टॉलरेंस लिमिट कितना है? 6% है। और ये सिर्फ इंडिया का मैक्रो प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ग्लोब में फाइनेंशियल मार्केट हर चीज पे डिपेंडेंट है भाई, ये ध्यान रखना। तो आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से ही लास्ट एमपीसी मीटिंग मेरे ख्याल में इसके बारे में काफी बात किए हैं, मगर उसके कंपैरिजन में काफी कंट्रोल में आ चुके हैं। जैसे कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ा सा ईज ऑफ हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो और ग्लोबल फूड प्राइसेस है, एडिबल ऑयल प्राइसेस भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। काफी कारण है, सप्लाईज भी इंक्रीज हो रहा है भाई, और साथ साथ गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रहा है, कभी एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, कभी टिंकरिंग कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले जो रशिया के पास जो ब्लैक सी रीजन से भी वीट का एक्सपोर्ट शुरू हो गया, और वो सब ठीक ठाक अगर चलता रहता है तो काफी हद तक वीट प्राइसेस कम हो सकता है। और
काफी हद तक ये सप्लाई चेन प्रेशर्स भी थोड़ा सा कम होता जा रहा, क्योंकि अच्छी चीजें भी हम बात कर रहे हैं, बुरी चीजें भी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वही चीज समझा रहा हूँ जो आरबीआई गवर्नर अंग्रेजी में बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके बताए, उसको सिंपली कन्वे करके देसी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। ये जो खारिफ सीड्स की बात कर रहे हैं सोइंग की, उसमें थोड़ा सा राइस में प्रॉब्लम हो सकता है, आरबीआई ने कहा है, गवर्नर ने, बट कोई इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास काफी बफर स्टॉक है चावल का, राइस का भाई। तो थोड़ा सा अनसीजनल रेन्स है, राइस को इम्पैक्ट कर सकता है, थोड़ा सा वेजिटेबल्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों ये सब बता रहे भाई? एमपीसी जो है ये हर एक चीज को कंसिडर करना भाई, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस हिसाब से उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो रहा है, तो काफी सारे रिस्क्स को माइंड में रखते हुए, बैलेंस करते हुए ये सब डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, इट्स अ मिक्स ऑफ बहुत फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन भी है, ग्रोथ मोमेंटम भी दिख रहा है, ये सब। तो ये सब को मन में रखते हुए ये एक तरह का कैलिब्रेटेड पॉलिसी की जरूरत है। मतलब ये नहीं है कि मतलब नी जर्क रिएक्शन है भाई, नी जर्क रिएक्शन नहीं है, ये बड़ा कैलिब्रेटेड है। उन्होंने काफी बार ये कैलिब्रेटेड वर्ड को उन्होंने यूज किया है, और लिक्विडिटी एंड फाइनेंस मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा बात किए हैं। जैसे लैफ कॉरिडोर है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, उसका फैसिलिटी का जो फ्लोर का भी इंक्रीज कर दिया इन्होंने 40 बेसिस पॉइंट्स है। चलो जी, ये सब बड़ा इकोनॉमेट्रिक टॉपिक है, तो वो सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक और है WACR, वेटेड एवरेज कॉल रेट, वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी काफी फर्म अप किया है। और लॉन्गर एंड ऑफ द मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स है, जैसे 90 डेज का ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल बिल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, वो सबको मन में रखते हुए ठीक ठाक कर रहे हैं। ये जो देखो जी, ये सब जो इंटरेस्ट रेट राइट्स है, अपवर्ड थिंग्स को ट्रिगर कर दिया है। ठीक है जी, तो ये टर्म डिपॉजिट इंक्रीज करने में भी थोड़ा सा बैंक्स को एक फायदा है, आप सब जानते हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स रेट्स इंक्रीज होने से सीनियर सिटीजन्स अपना पैसा बैंक्स में डाल देंगे। वैसे भी आज की डेट में काफी क्रेडिट डिमांड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट ग्रोथ की बात हो रही है, तो ये सब बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ने से बैंक्स के पास भी पैसा ज्यादा आएगा, और बैंकिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ा टेक्निकल है, बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने इसके बारे में काफी चर्चा किया है। जो सरप्लस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, जैसे एक होता है एवरेज डेली अब्जॉर्प्शन अंडर LAF, LAF का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, वो बिल्कुल मॉडरेट हो गया भाई, 3.8 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 6.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। भाई काफी सारे एफर्ट्स है, इट्स बीन मॉडरेटेड, मतलब 6 लाख करोड़ को कम करके आज की डेट में 3.8 लाख करोड़ से काफी तरह तक लिक्विडिटी जो है ऑब्जर्व हो गया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए तो आज की डेट में इन्फ्लेशन 7%, अगर ये सब नहीं करते तो इन्फ्लेशन 15% हो जाता, 15%, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आरबीआई ने काफी सारे मेजर्स लिया है, SDF के बारे में करिए। और एक और है V-ट्रिपल रेट, वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट ऑप्शंस किया है, V-RRR है, VRR है, बताएंगे अभी। ये सबको करके लिक्विडिटी को मैनेज कर रहे हैं, ये सब तो बिल्कुल कम करके करते रहते हैं भाई। तो ये एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किया है, वेरिएबल रिवर्स रिपोर्ट 50 करोड़ का ऑप्शन किया है, 3 डेज मैच्योरिटी है। ठीक है जी, चलो जी, ये सब बड़ा, ये सब चीजें एक नहीं साथ साथ एक होता है। जैसे हमने बात किया है VRR है, VRRR है, वेरिएबल रिपो रेट ऑप्शन है, दूसरा VRRR है, वेरिएबल रिवर्स रेट करेंगे, ये दोनों को करेंगे, दोनों डायरेक्शन में काम करेंगे भाई। उसका एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, मैं बोल रहा हूँ फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, मतलब फाइन ट्यूनिंग
फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस वो करेंगे। वी डबल आर से भी करेंगे, वी ट्रिपल आर। डबल आर का मतलब वेरिएबल रिपो रेट है, और वी ट्रिपल आर है वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट है, वी ट्रिपल आर है। दोनों को यूज करके वो काम करेंगे। और साथ साथ डॉलर इंडेक्स का भी बात किए हैं। भाई अभी रुपी डिप्रिशिएट होने का मतलब है, ये मतलब नहीं है कि हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर्स, ये है डॉलर अप्रिशिएट होने की वजह से हुआ है। ये डॉलर इंडेक्स क्या चीज है, थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये इंडेक्स है, इट इज अ मेजर ऑफ यूएस डॉलर विथ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। बास्केट में क्या क्या है भाई उस पे एक वेटेड जियोमेट्रिक मीन ऑफ डॉलर वैल्यू है, उसमें सेलेक्टेड करेंसीज है, स्पेसिफिक वेटेज है सर, ब्रॉड तरीके। जैसे यूरो है, उसका 57% वेट है, येन का 14% है, पाउंड का 11% है, कैनेडियन डॉलर भी है बेचारा उसमें 9%, स्वीडिश का भी थोड़ा सा 4%, स्विट्जरलैंड का भी है 2%। भाई ये डॉलर इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला भी है, हम एकेडमिक्स में सिखाते हैं। ये सब बड़ा होने की वजह से इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है। अंदर कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां कोई भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में गुड एंड बैड सब कुछ कर दिया है। लोग पूछते हैं 75 से 80 कैसे पहुंच गया भाई? इट इज बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स। इस वक्त बड़ा ऑर्डरली तरीके से हुआ। हमारे इंडियन रुपी सिर्फ 4% डिप्रिशिएट हुए हैं, बाकी सब करेंसी 8% है। जैसे बच्चे से पूछते हैं बेटे बताओ तुम्हारा क्या नंबर है, बच्चा नहीं कहेगा मेरा नंबर, वो कहेगा डैडी सुनील का मार्क 70। अरे सुनील छोड़ दो, तुम्हारा मार्क क्या है? मजाक कर रहा हूं भाई। तो ये बाकी करेंसी की हिसाब से देखेंगे, हमारा तो बहुत बढ़िया भाई, सिर्फ 4% है, बाकी करेंसी 8%, 10%, 15% तक डिप्रिसिएशन हो चुका है। डिप्रिसिएशन तो हमने काफी कुछ बात किया है। क्यों? आरबीआई ने काफी इंटरवीन किया भाई, डॉलर भी उन्होंने काफी बेचा। हमारे पास पड़ा हुआ भाई 600 करोड़ बिलियन डॉलर्स के ऊपर पड़ा हुआ, 600 बिलियन। और एक्सटर्नल सेक्टर की भी आप बात करेंगे, वो भी बढ़िया हो रहा है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स भी थोड़ा बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा ज्यादा हो गया, आज की डेट में 4%, 4.5, 5% तक हो रहा है। जनरली ये 2-2.5% के नीचे नीचे होता है, मगर कंट्रोल में आ जाएगा भाई, चिंता मत करना। वैसे भी आज की डेट में क्रूड ऑयल $100 पे आ गया है, और आने वाले टाइम पे लोग कहते हैं और कम होने का उम्मीद है। रशिया पैसा में दे रहा है, और इसके बाद भी उन्होंने कुछ बात किया है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर उन्होंने बात किया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने प्रॉब्लम के अलावा जो इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज $600 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया में 4th लार्जेस्ट डॉलर रिजर्व है भाई। मुझे भी पता नहीं था, आज ही मुझे पता लगा 4th लार्जेस्ट है। और उसके साथ साथ कुछ और सेकेंडरी मेजर्स है, प्राइमरी मेजर्स के साथ सेकेंड किए हैं। वो स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज है, वो जनरली पार्ट बी ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज कमिटी में आता है। कुछ एडिशनल मेजर्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसमें 2 चीज है। फर्स्ट रेगुलेटरी मेजर्स है। जब भी रेगुलेटरी मेजर्स की बात करेंगे, उस पे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स की बात करते हैं। ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई फाइनेंशियल मार्केट्स में। और आज की डेट में फाइनेंशियल मार्केट्स को कंसिडर करते हुए 2 मेजर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। एक है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, ऑल फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स है, उस पे मतलब एक्टिविटीज पे परमिट करेंगे सब्जेक्ट टू सर्टन गाइडलाइंस। फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा सा वो डीलिंग कर सकते हैं, और ये कस्टमर्स को वाइड सेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। और ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इंडिया को वन ऑफ दी बेस्ट फॉरेक्स मार्केट बनाना भाई। इसलिए ये जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को थोड़ा सा एम्पावर करने का मेजर्स उन्होंने शुरू किया है। और सेकंड क्या है? ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को
परमिशन देना चाहते हैं टू अंडरटेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ OIS मार्केट है भाई, उसको कहते हैं OIS मार्केट का मतलब है ओवरनाइट इंटरनेशनल स्वैप मार्केट है, जिसमें नॉन रेसिडेंट एंड अदर मार्केट मेकर्स इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे फरवरी में भी इसका अनाउंसमेंट किए हैं, और ये सब करने से ये सेगमेंटेशन जो ऑन शोर ऑफ शोर मार्केट्स बीच में जो सेगमेंटेशन है वो सब खत्म कर देगा। ये सब करने से होगा क्या, एक तरह का प्राइस डिस्कवरी होगा। बाकी तो मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, और दूसरा है रिस्क्स को मैनेज करना, और ये जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं उस पे एक तरह का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, क्योंकि रिस्क्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है, उस पर भी इंटरवेंशन करना RBI का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है, उसके बारे में बात चल रही है, और उसको हार्मोनाइज करना है, कंसोलिडेट करना है, और एक तरह का ड्राफ्ट उन्होंने निकाला है और सभी स्टेक होल्डर्स को दिया है। उसके बाद ये रिलीज होगा। और भाई एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भारत बिल पेमेंट है भाई, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है। जैसे रशिया से कोई पैसा आ रहा, ये सब भारत बिल पेमेंट सिस्टम बहुत ही एक तरह का रेवोल्यूशन होने वाला है, जैसे हमारे UPI में हुआ है। और ये एक तरह का इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म होगा एक स्टैंडर्ड बिलिंग के लिए, और ये कंप्लीटली ये बिल एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा, एक तरह का रेवोल्यूशन होगा। आज की डेट में 20,000 बिलियर्स पार्ट ऑफ द सिस्टम है भाई, और 8 करोड़ ट्रांजैक्शन हर एक महीने में हो रहा। ये मेरा फिगर नहीं है, ये RBI गवर्नर साहब का फिगर है, और ये सब आप देखेंगे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट में काम आएगा। जैसे NRI है, US में है, जैसे उसको बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, एजुकेशन का करना है, इंश्योरेंस करना है ऑन बिहाफ ऑफ देयर फैमिली, US में बैठे बैठे करेगा। कोई भी NRI हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, दुबई हो, मास्केट हो, हर जगह इंडियंस फैले हुए हैं, वहां बंदा बैठे बैठे हर काम कर सकता है, उनको फायदा होगा। और हमारे कंट्री में, देश में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत मदद करेगा। और साथ साथ ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का भी ग्रीवेंस के बारे में जो करते रहते हैं, ओम्बड्समैन स्कीम है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम सिस्टम फॉर कंपनीज का उन्होंने किया है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का, ये सब छोटे मोटे मैंडेट्स वो कर रहे हैं। और देखो जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में भी उन्होंने बात किया है, एक तरह का मई बार जैसे लाइबार लंदन इंटरबैंक जो है, ऐसे ही मुंबई का बना दिया भाई, मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे लाइबार है, लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट कॉन्ट्रैक्ट है, उनके इंटरेस्ट रेट्स की बेसिस पे पूरे दुनिया में होता है। जैसे इंडिया में प्राइम लेंडिंग रेट PLR, वो पहले पूछेंगे लाइबार में कितना चल रहा, जितना लाइबार में चल रहा प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स लगा दो। एक तरह का बेंचमार्क है भाई, तुम्हारा नंबर कितना बेटे 65, उसका कितना है, अगर वो कहते हैं उसने भी 70 लिया फिर ठीक है एक तरह का बेंचमार्क है। चलो जी, ऐसे लाइबार है, मई बार हो गया मुंबई का मुंबई का डाल दिया, लंदन को छोड़ के मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब करने से थोड़ा सा इंडिया का नाम आ रहा भाई, भारत का। और ये सब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि RBI काफी टाइम से काफी मेजर्स कर रहा है टू डेवलप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट है भाई, डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट है, इंटरेस्ट रेट्स का एक डेरिवेटिव मार्केट। भाई इंडिया इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है यार, $5 ट्रिलियन पे हम जा रहे हैं, हर एक कंट्री का डिप्रिसिएशन 10% 15% हो गया, हम सिर्फ 4% डिप्रिसिएशन पे संभाल लिए हैं, दुनिया लेवल पे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट लीडरशिप लाइबार छोड़ के अभी मई बार है, लाइबार छोड़ दो, लंदन छोड़ दो, मई बार है, मुंबई इंटरबैंक। लोग पूछेंगे पाकिस्तानी, श्रीलंका सब पूछेंगे भाई मई बार में क्या रेट चल रहा, उसी हिसाब से हम अपना PLR रखेंगे भाई। ये है, ये सब चीजें हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग्स है, और ये सब जितना भी मैंने हुआ कोशिश किया है ये सबको सिंपल लैंग्वेज में करने के लिए। अभी मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा और तमिल में भी बताऊंगा भाई। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।